तो आज जिस बही खाते पर न केवल देश बल्कि दुनिया की भी नजर थी, वो बही खाता आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में खोल दिया। यानी कि आज उनके कार्यकाल का ये 9वां बजट पेश किया गया। अब इस बजट को लेकर हर बार जैसा होता है, इस बार भी बहुत लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। जो मध्यम वर्ग है वो अपने हिसाब से बजट को तौल रहा था, और मध्यम वर्ग की जब बात आती है, नौकरी पेशा लोगों की जब बात आती है, तो वो ये सोचता है, उसके जहन में केवल एक बात होती है, वो ये कि इनकम टैक्स स्लैब में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। सरकार का दावा यह है कि यह बजट विकासोन्मुखी है, आने वाली वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और विपक्ष का वही जो हमेशा रिएक्शन रहता है कि विपक्ष हमेशा कहता है कि बजट में आम अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है। तो दोनों तरफ से दावे प्रतिदावे हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो बजट पेश किया उसे 2026-27 का ये बजट है, और इसका जो साइज है वो 53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इस बार के बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आपको ये बता दें कि उनका 9वां बजट है। कई राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग, किडनी और लिवर संबंधित रोग से पीड़ितों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार का पूरा फोकस रोकथाम, स्क्रीनिंग, शुरुआती इलाज पर होगा, ताकि इन बीमारियों से निपटने की क्षमता मजबूत की जा सके। तो वैसे मेडिकल क्षेत्र पर अगर मैं यहां पर थोड़ा सा बात करूं मेडिकल क्षेत्र की, तो मेडिकल क्षेत्र का सरकार का खासा फोकस इस बजट पे रहा है। 1,04,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटन इस बार मेडिकल क्षेत्र पर किया गया है। अगर 2015 को बेस ईयर माना जाए तो तब से लेकर अब तक 191% की बढ़ोतरी मेडिकल क्षेत्र में सरकार ने धीरे धीरे हर साल में की है। यानी कि जो 2015 में 34,000 करोड़ से ज्यादा का मेडिकल क्षेत्र में बजट था, वो बढ़कर अब 1,04,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। बात कर लेते हैं बैंकिंग क्षेत्र की। यहां पर व्यापक समीक्षा के लिए विकसित भारत के बैंकिंग क्षेत्र में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यानी कि जो वैश्विक चुनौतियां हैं, जिस तरीके से लेन देन के व्यवहार के तरीके बदल रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बैंकिंग क्षेत्र को और धार रफ्तार देने की कोशिश यहां पर नजर आती है। इसके साथ ही अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाने को लेकर भी बड़ा ऐलान बजट में हुआ है। वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण पर पूरा जोर रहेगा। क्या क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers and infrastructure for diagnostics, post-care and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector.
Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. तो आपने देखा निर्मला सीतारमण ने आज जब बजट पेश किया तो जो प्रमुख सेक्टर थे जिन पर इस बजट का खासा जोर है उनके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी बजट पेश करते समय। और जैसे ही ये बजट पूरा भाषण उसका हुआ उसके बाद प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। पीएम मोदी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने बजट का स्वागत किया है और जमकर तारीफ की। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमई तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। एमएसएमई को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है वह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल में तो पीएम मोदी को भी आपने सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो बजट आज पेश किया गया है ये भविष्य के रोड मैप को तैयार करने वाला बजट है। तमाम जितने सेक्टर्स हैं उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित तावड़े रहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर और अमित तावड़े हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कपिल होलकर जी से भी जो अर्थशास्त्री हैं। गुलरेज शेख बीजेपी के नेता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। इसके अलावा अजय वोकली वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अनिल यादव प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के। सबसे पहले मैं सभी मेहमानों का स्वागत करना चाहता हूं जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं और रुख करेंगे गुलरेज शेख का, क्योंकि आज जितने भी पत्रकार हैं, मीडिया है, वो सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया जब ले रहे हैं तो सत्ताधारी पार्टी से ले रहे हैं और इसलिए ले रहे हैं कि उनकी सरकार ने बजट पेश किया है। वो दावे कर रहे हैं कि बजट विकासोन्मुखी है, भविष्य में आगे बढ़ाने वाला बजट है, लेकिन विपक्ष का नजरिया कुछ अलग है। तो गुलरेज साहब, इस बजट की अहम वो कौन सी बातें हैं जो आपको लगता है कि इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक कदम है? देखिए, ये जो बजट है ना, ये बेसिकली फ्यूचरिस्टिक, विजनरी और स्ट्रेटेजिक बजट है। फ्यूचरिस्टिक इसलिए है क्योंकि हमने एक कट ऑफ डेट रखी है कि 2047 तक भारत को हमको विकसित बनाना है। ये जो है विजनरी इसलिए है कि किन किन सेक्टर्स को हम तुरंत लाभ देकर
ग्रोथ के इंजन्स को बढ़ा सकते हैं, लोगों का जो जीवन यापन का स्तर है उसमें उठाव ला सकते हैं। इसलिए ये विजनरी है और स्ट्रेटेजिक इसलिए है क्योंकि जो दुनिया भर की स्थिति परिस्थितियां चल रही हैं, हमको ये नहीं पता कि कल सुबह क्या होने वाला है, कहाँ युद्ध हो जाएगा, कहाँ पर ब्लॉकेजेस हो जाएंगे। और ये बात तो है कि हम एक शांति के टापू हिंदुस्तान में रह रहे हैं आज के समय, क्योंकि जो कुछ भी होगा मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में हम सुरक्षा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बड़ा स्ट्रेटेजिक बजट है ये, और इसमें 3 कर्तव्यों को रखा है भारत सरकार ने। सबसे पहला कर्तव्य है उत्पादकता और कंपटीशन, ग्लोबल कंपटीशन जो होता है उसमें आगे जाना और उसको आगे बढ़ाना। दूसरा कर्तव्य है भारत की समृद्धि के पथ पर जो सशक्त दावेदारी है उसको तेजी से आगे लेके जाना। और तीसरा है सरकार का सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुकूल सब चीजों को करना। तो इन 3 मापदंडों पर आधारित ये बजट है। और आप देखिए कितना फ्यूचरिस्टिक भी है और स्ट्रेटेजिक भी है कि बाकी सब चीजें देखिए आप पहले बजट से लेकर, लेकिन शेयर मार्केट ने अजीब तरीके से रिएक्ट किया, गोल्ड मार्केट ने अजीब तरीके से रिएक्ट किया, चांदी के मार्केट ने अजीब तरीके से रिएक्ट किया। देखिए इसमें मैं 3 चीजों में से 2 को तो ओमिट कर दूंगा। आप गोल्ड और सिल्वर की जो बुलियन की बात कर रहे हैं वो तो वैश्विक स्थितियों पे चलता है, उसका आप इससे सीधे कोई तोलमेल मत कीजिए। लेकिन शेयर मार्केट जो है तो वो उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट की और शेयर होल्डर्स की कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन अभी का जो बजटरी एलोकेशन से ये स्ट्रेटेजिक है। ये तुरंत कोई लाभ मिल जाए और बम्पर एकदम से हो जाए स्टॉक मार्केट, इसके लिए नहीं है। हिंदुस्तान को जो वैश्विक संकट है उसमें कैसे आगे बढ़ाना है उसको मद्देनजर रख के किया है। जी चलिए, आपके पास हम आएंगे, एक छोटी सी प्रतिक्रिया यहां पर अमित जी से लेंगे, फिर उसके बाद ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों के साथ कुछ और जानकारी साझा करेंगे। अमित जी, आपने सुना गुलरेज साहब को, वो कह रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिक बजट है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है, जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसके लिहाज से भारत को स्ट्रांग करने वाला बजट है। आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, गुलरेज भाई ने कहा कि सोने और चांदी की जो कीमतें हैं वो वैश्विक आधार पर तय होती हैं, तो फिर पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो किस आधार पर तय होती हैं? सरकार कहती है वो तो कंपनियां डिसाइड करती हैं। तो जब सारी चीज़ें भगवान भरोसे है तो सरकार फिर किस काम की है? यदि बैरल के आधार पर रेट देखा जाए तो 70 से 80 रुपये पेट्रोल डीजल होना चाहिए, लेकिन सालों से जो है वो सरकार कंपनियों के माध्यम से इस देश की जनता को लूट रही है। आम आदमी से दूर ये बजट है। आम आदमी की यदि मैं बात करूं, क्योंकि मैं खुद एक आम आदमी हूं, सबसे पहली हमारी आपकी सबकी, चाहे बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, सबसे जो ज़रूरत है वो है खाने की थाली की। जी 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो आपने देखा होगा करोड़ों रुपए विज्ञापन में लगे थे कि अब की बार बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। और 2014 में जब हम लोगों ने सरकार छोड़ी थी 70 रुपये दाल थी, आज 200 रुपये के आसपास है। पेट्रोल डीजल की क्या स्थिति है? 100 के पार है सब कुछ। तो ये किस तरह का बजट है? सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी है। बात ये लोग 2047 की करते हैं। अभी गुलरेज भाई ने कहा भारत के कि दूसरा, अमित जी मैं आपके बीच में कहाँ बोला? गुलरेज भाई सुनने की हिम्मत रखो आप, अरे सुनने की हिम्मत रखो। मैं बोलूंगा बीच में तो फिर आप बोल भी नहीं पाओगे। रिएक्शन बाद में दीजिए। मैं बोलूंगा बीच में तो आप नहीं बोल पाओगे। नहीं, ये धमकी मत दो यार। हाँ। अरे कंपटीशन तो थोड़ी ना हो रहा ये है, कंपटीशन थोड़ी ना हो रहा है दूसरे को टोकने का। कोई बात नहीं, अपनी बात कह लें, वो अपनी बात कह लें। तावरे को हम बहुत अच्छा और सभ्य प्रवक्ता मानते हैं। बिल्कुल मैं आपका भाई हूं, लेकिन मुझे कहने का अवसर तो दो। आप मुझे भाई मानते हो तो आप मुझे कहने का अवसर दो। अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद मुझे कुछ ग्राफिक्स दिखाने हैं सर, समय कम हो जाएगा वरना। 80 करोड़ से ज्यादा लोग जिस देश में, 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पे निर्भर हैं। तो आप सोचिए किस तरीके का ये बजट है। अभी पीयूष गोयल साहब का स्टेटमेंट सुन रहा था मैं रास्ते में आपके चैनल में आते समय, कि मैंने आज तक इससे अच्छा बजट नहीं देखा। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 9वीं बार निर्मला सीतारमण जी बजट पेश कर रही हैं। पिछली बार भी उन्होंने यही कहा था कि आज तक ऐसा बजट नहीं देखा, और आज भी वो कह रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि यदि इस पैनल में हम हमारी जो आदरणीय वित्त मंत्री जी हैं उनके पति को भी बिठा लेते तो वो पूरी की पूरी पोल खोल देते कि बजट की क्या स्थिति है। चलिए अभी आता हूं आपके पास सर। अभी बहुत समय हमारे पास चर्चा का, लेकिन कुछ जानकारियां अपने दर्शकों को बजट के
जो मेन बातें हैं उनके बारे में देते रहे, आसान भाषा में देते रहे, ताकि उनको पता चले कि जो उन्होंने टीवी पे सुना था उसका मतलब दरअसल था क्या। बात कर लेते हैं आम आदमी से जुड़े मसले की, और आम आदमी से जुड़ा जो मसला होता है वो सीधा जुड़ा होता है जेब से। और जेब की जब बात आती है तो बात आती है नौकरी पेशा मिडिल क्लास लोगों की, उनकी आय की, उस पर लगने वाले टैक्स की। तो निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया। इस बजट में मिडिल क्लास और सैलरीड पर्सन की नजरें सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब को लेकर होती। पूरा बजट भाषण होता है, सबसे लास्ट में इसको रखा जाता है, ताकि दर्शक जो है, जो मिडिल क्लास का आदमी है, नौकरी पेशा, वो टकटकी लगाए देखता रहे कि भाई मेरी जेब में क्या आने वाला है। तो आपको बता दें, टैक्स स्लैब में इस बार बजट में क्या फैसला हुआ है, कोई रियायत दी गई है, नहीं दी गई है। तो सबसे अहम बात यह कि बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई रियायत, कोई बदलाव नहीं है। वित्त वर्ष 2026-27 में पुरानी टैक्स व्यवस्था लागू रहेगी। टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान जरूर किया जाएगा। इसके लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म रीडिजाइन किए जाएंगे। मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है, यानी कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसमें जो आप पैसा आपका जाता है, उसको जो आप करते हैं, पेमेंट करते हैं, वो टैक्स छूट के दायरे में आ जाएगी। ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5% की जगह 2% टैक्स लगेगा, यानी कि अगर आप विदेश जा रहे हैं तो वहां पर आपको जाना सस्ता हो जाएगा। एजुकेशन और मेडिकल पर्पस पर 5 की जगह 2% टैक्स लगेगा। तो इस मद में भी थोड़ी सी राहत यहां पर दी गई है। इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, यानी कि मॉनेटरी फायदा सीधा नहीं इसमें दिया गया है। अब बात कर लेते हैं आम बजट में इस बार हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया गया है। यह भी हर खासो आम से जुड़ी बात है, और उसके बाद हम बात करेंगे बाकी विषयों पर। तो गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए यह टैक्स कैसे राहत लेकर आया, आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट समझा देते हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए ऐलान किया गया है, गंभीर बीमारियों की दवा सस्ती मिलेंगी। कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटा दिया गया है। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा की गई है। वेटनरी डॉक्टर कॉलेज की संख्या बढ़ेगी। पशु चिकित्सक पेशेवरों की संख्या भी बढ़ेगी। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब बनेंगे। देश में 1000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनेगा। नई थेरेपी और दवाओं की जांच जल्द हो पाएगी। जिला अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड की संख्या बढ़ेगी। स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को पूरा करने के लिए 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। हम सीधे अपने मेहमानों का यहां पर रुख कर लेते हैं, और मेहमानों पर हम बात करेंगे इस पूरे के पूरे जो बजट के अंदर बातें कही गई हैं उनको लेकर, कि कैसे इस बजट में जो हमारे साथ मेहमान हैं और उनको कैसे हम वो करेंगे। इसमें हम सबसे पहले अब जो अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं कपिल होलकर जी, उसका हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं उनका, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कपिल जी, आपसे समझना चाहते हैं, इस बार उम्मीद ये थी कि हो सकता है नए टैक्स स्लैब में जो 12 लाख का दायरा पिछली बार किया गया था उसको बढ़ाकर 14 या 15 लाख कर दिया जाए, या जो टैक्स रिबेट मिलती हैं पुराने टैक्स रिजीम के अंदर उनको भी नए टैक्स रिजीम में शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा ये जो हेल्थ केयर को लेकर बात हो रही है, इसके लिए जो बजट बढ़ाया गया है, बजट आवंटन बड़ा किया गया है, तो इसका पर्पस सीधे सीधे नजर आता है कि एक मेडिकल केंद्र के रूप में भारत को विदेश में उसकी ब्रांडिंग करना और भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपके सुबह भी आपके चैनल में था, उस वक्त मैंने यही कहा था कि जो परिस्थितियां हैं, वैश्विक परिस्थितियां हैं और जो सरकार की स्थिति है, तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास के लिए कोई बहुत बड़ा यहाँ पे सरकार करने की परिस्थिति में थी। जहाँ तक जीएसटी रिफॉर्म्स की बात करें, अभी दिवाली के पहले ही जीएसटी रिफॉर्म्स कर दिए गए थे। उसका एक फ़ायदा आमजन को किसी न किसी फॉर्म में पहुँचा है, कुछ पहुँचा है, कुछ नहीं पहुँचा है, कुछ पहुँचाया नहीं गया है। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस प्रीमियम जीएसटी फ्री करा गया, पर कंपनियों ने उसका फायदा पूरा पहुंचने नहीं दिया, तो वो अलग मुद्दे की बात है। और जहां तक मेडिकल टूरिज्म की बात है, तो अभी अगर देखें तो वास्तविक रूप से सरकार ने बहुत सारे नए क्षेत्र खोलने का प्रयास किया है, और मेडिकल टूरिज्म उसमें से एक हो सकता है कि सरकार के इस प्रयास से भविष्य में फायदा मिले, क्योंकि मिडिल ईस्ट का, यूरोप का काफी हमारे यहाँ पे लोग आते हैं, ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं। तो एक इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में और एक तरीके से चैनलाइज करने की कोशिश सरकार ने की है। कितना अमली जामा पहना पाते हैं वो भविष्य में पता चलेगा, बट बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। साथ ही साथ कपिल जी, लेकिन जो मेडिकल क्षेत्र में घोषणाएं की गई हैं उस पर 2 बातों पर फोकस मुझे नजर आता है। एक तो मेडिकल टूरिज्म की डेस्टिनेशन के तौर पर, बड़ी डेस्टिनेशन के तौर पर, मुख्य डेस्टिनेशन के तौर पर भारत को विकसित करना, उस दिशा में भारत की ब्रांडिंग करना, और एक दूसरा यह है कि जो भारत में
मेडिकल सुविधाओं के हालात हैं उनको बेहतर करना। अब ये दो काम कितना बड़ा चैलेंज सरकार के लिए है, क्योंकि सरकारें आती रहीं, सरकारें जाती रहीं और हर सरकार ने घोषणा की कि मेडिकल सिस्टम को, मेडिकल व्यवस्थाओं को सुधारना है, वर्ल्ड क्लास बनाना है, लेकिन उस दिशा में काम कितना हुआ, यह बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए एक बात हमें और समझनी पड़ेगी कि हमारा देश डेमोग्राफी अगर देखें तो प्रांतों को लें या अलग अलग तरीके से हम समझें तो ये बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। और इन सब को करने के लिए सरकार की नीयत तो होनी ही चाहिए, साथ में जो लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनका कितना योगदान है, साथ में फिर एडमिनिस्ट्रेटिव विल कितनी है, ये बहुत चीजें डिपेंड करती है। और केवल बजट एलोकेशन कर देने से या उसका एक रोड मैप तैयार कर देने से चीजें जमीनी हकीकत नहीं बनती। और खासकर जो कमर्शलाइजेशन हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल हो, ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए, जो अमीर आदमी है, जो पैसे वाला है, वो तो प्राइवेट मेडिकल में या एजुकेशन ये जो आपने बात बोली है कमर्शलाइजेशन की, कपिल जी, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल आपसे है। जब एक जमाना था रेलवे बजट आया करता था अलग से, तो उस समय एक बड़ा सवाल यह था कि रेलवे को आप मानते क्या हैं? रेलवे को एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी मानते हैं? अगर वो मानते हैं फिर घाटा बड़ी चीज है। अगर आप रेलवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट जन कल्याणकारी योजना के तहत चलने वाला एक संस्थान मानते हैं तो फिर वो घाटा कोई मायने ही नहीं रखता। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, शिक्षा के बारे में आपसे समझना चाहता हूं कि इनकी स्थिति हमारे देश में है क्या? क्या ये जन कल्याण से जुड़ी व्यवस्थाएं हैं या फिर ये प्रॉफिट मेकिंग का एक जरिया बन गई हैं? क्योंकि अगर प्रॉफिट मेकिंग का जरिया बन गई हैं तो आम आदमी इसके दायरे से बाहर हो जाएगा, खासकर पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन अगर ये जन कल्याण से जुड़ा है, वो जुड़ेगा सरकारी योजनाओं से, सरकारी संस्थानों पर, और वहां पर स्थितियां क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। बिल्कुल, देखिए, शिक्षा दो पैरेलल ट्रैक चल रहे हैं। शिक्षा के बारे में बात करूं अगर, तो एक है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो अलग से एक अलग सर्विस, एक अलग उसको कैटर कर रहे हैं। और जहां तक समझता हूं पब्लिक संस्थाएं जो हमारी सरकारें चला रही हैं, उसमें मैं इंजीनियरिंग कॉलेज भी लेता हूं, प्रीमियम कॉलेजेस भी लेता हूं, साथ में स्कूल भी लेता हूं। सबसे बुरी स्थिति जो प्राइमरी एजुकेशन की है वो वहां पे है, जो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। तो वहां अगर आप देखेंगे काफी प्रयास किए जा रहे हैं, बट काफी नहीं है। उनमें और तेजी लाने की जरूरत है, चाहे वो आंगनवाड़ियों के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन ऐसा है कि आप एक चीज को समझने की जरूरत है कि आज के समय में हमारे पास में एजुकेटेड यूथ है पर एम्प्लॉयबल यूथ नहीं है। तो स्किल वर्कर की जब हम बात करते हैं या एम्प्लॉयबल यूथ की बात करते हैं, तो ये आपके लिए तैयार करना पड़ेगा आपको अब। और ये बेरोजगारी से लड़ने के लिए ये एक, जहां सरकार एमएसएमई को सपोर्ट कर रही है, जहां सरकार डेवलपमेंट की बात करें, हम जो है ये माने कि भारत को एक टैलेंट हब बनाना है, भारत की ब्रांडिंग उस तौर पर करनी है, विश्व गुरु हमें बनना है, तो बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अजय वोखली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब सर, यहां पर हमने एजुकेशन की बात की, हेल्थ सेक्टर की बात की, अब स्किल की बात वो कर रहे थे कि हमारे पास एजुकेटेड लोग तो हैं, लेकिन वो प्रोफेशनली कितना डिलीवर कर पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जब बात आती है स्किल डेवलपमेंट की, टैलेंट को सहेज के रखने की, टैलेंट को विकसित करने की, तो यहां पर देश में तो क्या उस लेवल पे काम हो रहा है? यहां पर जो परफॉर्मेंस बार हैं वो अप हो रहे हैं या डाउन हो रहे हैं? परफॉर्मेंस बार के हिसाब से चीजें आगे बढ़ रही हैं, नहीं बढ़ रही हैं? इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये भी एक मैटर है यहां पर, इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते जब आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब आप टैलेंट हब की बात करते हैं। देखिए अनंत जी, सरकार ने स्किल डेवलपमेंट को लेकर पिछले साल भी एक योजना लॉन्च की थी, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा मिला नहीं जो निजी उद्योगों के साथ में की थी। तो उस तरह से डिलीवर नहीं हो पाई योजना जिस तरह होनी चाहिए थी। स्किल डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो पाया जैसे होना चाहिए था। योजना अभी भी सरकार लेके आ रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन सवाल है कि प्रैक्टिकली इसको उद्योगों से कैसे जोड़ा जाए। अभी एक स्किल डेवलपमेंट का एक और है कि भाई बच्चों को शुरू से ही शुरू से ही उनको पिकअप करके उनको ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेड की ट्रेनिंग दी जाए अलग अलग तरह की, और उसके बाद उनको उद्योग जोड़ा जाए। ये काम बड़ा मुश्किल है व्यावहारिक दृष्टि से। योजना लाना अपनी जगह सही है, लेकिन उसको उतना रिजल्ट आ नहीं पाता है। असली चुनौती ये है। तो अगर सरकार, हालांकि अभी इसमें भी इस तरह का प्रावधान है, खास करके जो मैं देख रहा था कि वो गाइड्स को लेकर के है या केयर गिवर्स को लेकर के सरकार योजना लेकर के आ रही है। तो योजना तो अच्छी है, लेकिन सवाल है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, ये देखने की बात है, और कितना
उद्योगों के बीच में है और सरकार के बीच में है, और उन एजेंसी में जो ट्रेनिंग देगी उनके बीच कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो पाता है, ये असली सवाल है। अगर ये होता है तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। योजना की मंशा अपने आप में अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि उसका उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो क्रियान्वयन है, उस एग्जीक्यूशन, तरीके यही से बड़ी अगर बात होता है कि ग्राउंड पर उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, और जिन लोगों को एग्जीक्यूशन करना है क्या वो उस विजन से मैच कर पा रहे हैं खुद को, उनका लेवल वो है जहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री सोच रहे हैं या फिर जहां पर प्राइम मिनिस्टर सोच रहे हैं। तो एग्जीक्यूशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है यहां पर तमाम योजनाओं को लेकर। अनिल यादव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। अनिल जी, कृषि को लेकर भी बहुत सारे जो है उम्मीदें थी बजट आने से पहले। एक बड़ा जो फैक्टर कहा जा रहा था, बड़ी उम्मीद जो कही जा रही थी वो ये थे कि किसान सम्मान निधि योजना जो है उसमें इजाफा हो सकता है। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि 6,000 से बढ़कर 12,000 तक हो सकती है, कुछ ये कह रहे थे कि 10%, 20%, 40% का 6 से 8 हो सकती है। अलग अलग फिगर सबके दिमाग में थे। किसानों के नजरिए से, कृषि के नजरिए से अगर हम देखें तो आपको इस बजट में क्या लगता है? क्योंकि सरकार कह रही है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं कृषि से जुड़े हुए जिनके डेवलपमेंट के लिए हम अलग से फंड एलोकेट कर रहे हैं, अलग से हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, अलग से हम चीजों को बढ़ा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए अमित जी, ऐसा नहीं है कि कोई भी बजट हो और किसानों का नाम ना लिया गया हो और किसानों की घोषणाएं नहीं हो, लेकिन हकीकत अगर आप देखने जाएंगे तो जमीनी स्तर पर जैसे राजीव जी ने कहा था कि 1 रुपया हम वहां से छोड़ते हैं और 10 पैसे जमीन पे आते हैं, वही किसानों के हाल हैं। आपने कितनी बीमा को लेकर के और अन्य सब्सिडियों को लेकर के पूर्व बजट में भी बात की, लेकिन जमीन पे कितनी उतरी है, जमीन पे कितनी हकीकत में आज हमारे लिए लागू हुई है, तो वो देखने का विषय है। दूसरी बात देखिए, बजट में अगर बात की जाए तो समर्थन मूल्य की बात की जाए, किसान जो है, आपने देखा होगा कि दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के वहां पे बैठा रहा, 700 किसानों ने शहादत दी थी। किस बात के लिए दी थी? हमारी जो मांग है, अगर बजट में अगर कानून में लाना है तो कानून के दायरे में लेकर के आए कि किसानों को ये फसलों का मूल्य इस दायरे में रखा जाएगा, एक महंगाई दर से जोड़ने की आवश्यकता है। बार बार देखिए सब्सिडी और ये देना, ये बंदरबाट हो जाती है नीचे आकर के, इससे कोई लेना देना नहीं। अभी जो बजट में आया है वो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया के लिए है, इतना इधर इस क्षेत्र में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छी बात है, उनको भी मिले, सभी को मिले। लेकिन बात ये आती है जब तक किसानों को उनकी फसलों के भाव की बात नहीं की जाएगी, चलिए, जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात नहीं की जाएगी, तब तक किसानों का भला नहीं होना है। आता हूं तो सर बजट आपके में पास, मैं अनिल जी जी आता जी हूं और बाकी मेहमानों के पास भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब आपने बात की साउथ की, यानी कि आप राज्य स्पेसिफिक बात करना चाह रहे हैं, तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। ऐसा नहीं है कि अगर साउथ का जिक्र हो गया या वहां के लिए घोषणाएं बता दी गई, ऐलान उनका कर दिया गया, तो बाकी राज्यों को कुछ नहीं मिला। हम एमपी छत्तीसगढ़ के केंद्र में रखते हुए उसको बात करेंगे और बताएंगे कि यहां पर क्या मिला इस बजट से, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो हम बात कर रहे हैं आम बजट की, और बजट केवल एक प्रदेश का नहीं है। जब आम बजट होता है तो वो पूरे देश का है, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब, सबका बजट है ये। और इस बजट में जब बात आती है तो हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश की भी बात आती है। तो मध्य प्रदेश का दिल खुश है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा तब जब हम ये जानेंगे कि मध्य प्रदेश को बजट से क्या क्या मिला है। तो केंद्रीय बजट पर मध्य प्रदेश के लोगों की भी नजरें टिकी हुई थी। सब लोग टकटकी लगाए बैठे थे। हर किसी के जहन में यही सवाल था कि भाई प्रदेश को क्या मिल रहा है, मुख्यमंत्री के पिटारे से मध्य प्रदेश के लिए क्या निकला है। तो चलिए हम बता देते हैं आपको। शायद आपको अभी तक ये जानकारी ना मिली हो, लेकिन हम आपको ग्राफिक के पॉइंट के जरिए एक एक चीज बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप समझ सकें कि एमपी को दरअसल मिला क्या है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट में आवंटन किया गया है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 184 करोड़ 20 लाख रुपए, पीपीपी मॉडल की सड़क परियोजनाओं के लिए 861 करोड़ रुपए का आवंटन है। शहरी सेवाओं से संबंधित प्रोजेक्ट के लिए 439 करोड़ 68 लाख रुपए है। इसके अलावा रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 297 करोड़ जो है वो आवंटित किए गए हैं। 297 करोड़ 48 लाख। एनर्जी रिफॉर्म प्रोग्राम के लिए 207 करोड़ 10 लाख रुपए का आवंटन है। तो ये अलग अलग जो क्षेत्र हैं जिसमें मध्य प्रदेश को बजट से पैसा मिलेगा, वो हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा बजट को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का क्या कुछ कहना है, अब आपको वो सुनवा देते हैं। ये जो बजट आया, इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकारों के माध्यम से तो 12वां बजट है, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा नवा बजट जो प्रस्तुत किया गया है, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1000 ट्रायल स्तर बनेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर एआई के सेक्टर का बड़ा पैमाने पर राज्य के देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। वस्त्र उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे, जिससे राज्यों को लाभ मिलेगा। तो अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, जो संतुष्ट नजर आ रहे थे जो आवंटन मध्य प्रदेश के लिए हुआ है। अब अपने मेहमानों का हम रुख करेंगे। गुलरेज शेख, सबसे पहले मैं उनसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश को मिलना है इस बजट से, क्या वो उससे संतुष्ट हैं? क्या इतने आवंटन, चाहे वो सड़क के लिए हो, सिंचाई के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, लिखाई के लिए हो, कपड़ा उद्योग के लिए हो, क्या आप संतुष्ट हैं इससे? देखिए, डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन डबल तेजी से ही दौड़ रहे हैं। अगर आप संतुष्टि की बात करोगे तो संतुष्ट तो हम उस दिन होंगे जब भारत दुनिया की सबसे विकसित इकोनॉमी बन जाएगा। तब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलनी है, बीजेपी को नहीं मिलनी है। उम्मीद के मुताबिक आवंटन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। पिछली बार भी अगर आप देखिए तो टोटल स्टेट्स के जो एलोकेशंस थे उसमें 7.2% मध्य प्रदेश का था। इससे कुछ ज्यादा ही फाइन प्रिंट आएगी तो मालूम पड़ जाएगा। पिछली बार से अधिक आवंटन प्रतिशत के मान से मध्य प्रदेश को मिला है, पिछली बार से भी ज्यादा। और 7.2% का जो पिछली बार का रिकॉर्ड था उससे ज्यादा मिला है। अमित जी आपके पास आता हूं। अमित जी आपके पास आता हूं। अब आप कांग्रेस के नेता के तौर पर बात मत कीजिएगा, मध्य प्रदेश के नेता के तौर पर बात कीजिएगा। आप संतुष्ट हैं? क्या पर्याप्त है राशि? आपने चैनल पे मुझे किस बतौर बुलवाया है? चलिए वो बात कांग्रेस की तो जाहिर सी बात है, लेकिन आप मध्य प्रदेश के नजरिए से अगर देखें बजट को तो क्या आप संतुष्ट हैं? मैं एक आम व्यक्ति जी, मैं उससे भी और नीचे आकर बात करता हूं। मध्य प्रदेश के एक आम व्यक्ति की तरह बात करता हूं जी। मैं अभी कर्जा वाले मुख्यमंत्री जी की बाइट सुन रहा था। आपने यदि देखा होगा कि जितने महीने मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को शपथ लिए हुए हैं, उससे ज्यादा बार वो कर्जा ले चुके हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है? यदि पिछली बार भी बहुत पैसे मिले थे तो कर्जा लेने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? इसका मतलब सरकार का वित्त के मामले में कुप्रबंधन है। और यदि मध्य प्रदेश के दिल में मोदी और मोदी के दिल में मध्य प्रदेश वाली बात है,
तो यदि हर 15 दिन में जो सरकार कर्जा ले रही है मार्केट से, उसके लिए कोई राहत पैकेज का ऐलान कर देते। मध्य प्रदेश में सरकारी तनख्वाहें देने के लिए इनके पास पैसे नहीं रहते। हमारे जो संविदा के लोग हैं आए दिन हड़ताल करते हैं, आपने देखा है भोपाल में जी। तो ये किस तरीके की दो मुही बातें हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती। मतलब आप संतुष्ट नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब कर्जा लिया जाता है तो सर वो विकास मध्य प्रदेश के आम नागरिक होने के नाते भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। हाँ, आपने कहा संतुष्ट नहीं है, लेकिन मैं अपना एक पॉइंट रख रहा था, उस पर आप कुछ कहना चाहे तो कह दीजिएगा, लेकिन गुलरेज साहब का मैं प्रतिक्रिया के लिए रुख करूंगा। अमूमन ये कहा जाता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट्स चलती हैं, नेशनल गवर्नमेंट्स चलती हैं, तो वो विकासोन्मुख परियोजनाओं को लागू करने के लिए वो कर्ज लेती हैं, और वो कर्ज जो है पॉजिटिव कर्ज की श्रेणी में आता है। उस कर्ज का जो इस्तेमाल है वो विकास योजनाओं में किया जाता है, उसके जब फ्रूट्स आते हैं तो जनता को फायदा होता है और एक दायरा बढ़ता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, आपके जब आप पैसा डालते हैं योजनाओं के अंदर तो रोजगार बढ़ता है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है इसके समर्थन में कर्ज की बात को लेकर। चलिए गुलरेज साहब कुछ कहना चाह रहे थे। गुलरेज साहब देखिए, ये जो आप पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहे हैं ना, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी और वर्ल्ड बैंक का भी बिल्कुल यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, प्रिंसिपल होता है। अगर मध्य प्रदेश की एसजीडीपी की बात करें तो लगभग हमारी है अभी 13 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, और यदि आप इसका 60% तक के आप ऋण लेते हो तो इट इज कंसिडर्ड एज अ डेवलपमेंटल लोन। और उसकी कुछ जो चीजें होती हैं वो ये होती हैं कि आपकी जो जीडीपी होती है वो नेशनल जीडीपी से के लेवल पे होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश की जो है वो लगभग नेशनल जीडीपी से डबल है। और इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ रेट होती है वो भी नेशनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट के लगभग होना चाहिए, लेकिन वो भी डबल से ज्यादा है। तो हमारा जो ऋण है ना, ये प्योरली डेवलपमेंटल ऋण है, और जितने भी पैरामीटर्स होते हैं इकोनॉमी के उनको संतुष्ट करता है, तभी इकोनॉमी। चलिए आता हूं गुलरेज साहब आपके पास। मैं यहां पर कपिल होलकर जी का रुख करना चाहूंगा, वो इस कर्ज की बारीकियों को ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को। सर, अक्सर पॉलिटिकल जो सरफेस है, जो पॉलिटिकल सियासत का जो मैदान है, वहां पर कर्ज को ऐसे दिखाया जाता है कि कर्ज नहीं कलंक है ये। अब इस कर्ज की अर्थव्यवस्था को हम समझना चाहते हैं कि कर्ज बोझ कब है और कर्ज सकारात्मक कब है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल और बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है आपने। कर्ज की बात करें तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो सरकार ने इस बार बजट में एड्रेस किया है, 2031 तक डेट टू जीडीपी रेशियो 50% लाने का उनका टारगेट उन्होंने रखा है, और इस बार उसको 55 समथिंग कुछ लेके आने का इन्होंने टारगेट रखा है। तो सरकार, हमारी जो केंद्र सरकार जो आज बजट लेके आई है, वो खुद इस बात को बहुत सीरियसली ले रही है कि डेट टू जीडीपी रेशियो हमें एड्रेस करना है। एक चीज बहुत अच्छी जो सरकार ने करी है, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं क्योंकि केंद्र का बजट है मैं जी, केंद्र सरकार ने उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो उन्होंने जो 70% होते थे वो 62% पे आ गए हैं। तो वहां उन्होंने फिस्कल डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है जी। राज्य सरकारों में जो कर्ज लिया जा रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स के लिए कितना लिया जा रहा है, मेरे पास एग्जैक्टली डेटा नहीं है, पर मुझे याद है पिछले बार जब मैं राज्य के बजट पे को कवर कर रहा था तो उस वक्त भी इस पॉइंट पे हमने डिस्कशन किया था किसी चैनल पे कि हमको जो भी कर्जा लिया जा रहा है वो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, स्टेट की ग्रोथ में लगा रहे हैं देन इट्स ओके, बट अगर आप उसको तनख्वाहें देने में, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में लगा रहे हैं या मंत्रियों के और नेताओं के और बाकी खर्चे उठाने में लगाया जा रहा है, उनके बंगले संवारने में, तो फिर वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो चाहे वो किसी भी दल के राजनेता हो, चाहे वो आपकी राजनीतिक सत्ताधारी हो या विपक्ष में बैठी राजनेता हो, इनको ये चीज भी समझना पड़ेगी कि आप कर्जा तो ले रहे हैं पर कर्जे को किस जगह खर्चा कपिल सर, मेरा एक पॉइंट और है, एक सवाल जहन में और है, उसको भी आप जरा एड्रेस कीजिएगा। और ये हो सकता है कि तमाम जो कर्ज की अर्थव्यवस्था है उससे जुड़े जो आरोप प्रत्यारोप सियासत में लगते हैं वो लोगों के भी जहन में आता हो। सवाल मेरा ये है यहाँ पर कि जब कर्ज की बात होती है तो कर्ज का एक इंडिकेटर ये भी होता है कि सरकार आधारभूत परियोजनाओं में अपने दम पर इन्वेस्ट कर रही है और उनको आगे बढ़ा रही है, और अधोसंरचना जिसमें एक कहा जाता है कि वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चीज है, तो क्या ये एक इंडिकेटर ये भी है कि सरकार पीछे कदम नहीं हटा रही, सरकार लगातार आगे कदम बढ़ा रही है, आगे कदम बढ़ा रही है, और जिस मद में कर्ज लिया जा रहा है उस मद में वहां पर उसका इफेक्ट दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए, एक
अगर आप आज के बजट की बात करें, डेटा पॉइंट पे जा रहे हैं हम, तो 12,20,000 करोड़ के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट लेके आई है सरकार। ठीक है, अच्छी बात यह है कि इसमें उन्होंने करीब 11 लाख समथिंग 70,000 या 72,000, कुछ थोड़ा एग्जैक्ट डेटा मेरे पास में नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था जी। वो जो है वो खुद का खर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे ही बिल्ड होगा। मैं उम्मीद करता हूं एक दिन ऐसा आएगा कि हमको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बिल्ड करेंगे। तो सरकारों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, एक बात बताइए, आप आपका घर कैसे बनाते हैं? जी, कर्जा लेते हैं ना आपका घर बनाने के लिए, उसकी ईएमआई चुकाते हैं, बैंक्स पे 20% का ईएमआई चुकाते हैं। अब सवाल यहां पे ये है कि कैश फ्लो क्या है। अब राज्य सरकारों की बात करें, क्योंकि आपने शुरुआत राज्य सरकार से करी थी, तो राज्य सरकारों में हमारे पर्टिकुलर मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग को जिस गति से आगे बढ़ना था वो बढ़ा नहीं है। यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय बढ़नी थी वो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी नहीं है। यही आप साउथ में दूसरे जो हमारे या महाराष्ट्र के जो दूसरे है या दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय काफी ज्यादा है, वहाँ की जीडीपी बढ़ी है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे टैक्स कलेक्शन कितना हो रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन कितना हो रहा है, और आप उसको सर्विस। आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रखा है। गुलरेज साहब बैठे हमारे साथ, एक छोटी सी प्रतिक्रिया उनकी लेनी पड़ेगी यहाँ पर। गुलरेज साहब, जो कपिल सर ने बात रखी सामने कि प्रति व्यक्ति आय का उन्होंने जो फैक्टर रखा सामने कि वो मध्य प्रदेश में बढ़ा नहीं है, और ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। यानी कि कर्ज को लेकर जो योजनाएं जिस प्रकार के उनके फ्रूट सामने आने चाहिए थे वो आए नहीं है। देखिए, अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय 2014-2015 के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें लगभग भी मान के चले कि 70,000 72,000 के आसपास थी। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका 1,001 रुपए इधर हो सकता है। और अगर पिछले वर्ष का हम देखें तो लगभग 2 लाख थी। तो 70,000 बनाम 2 लाख, तो अगर हम ये देखते हैं तो बिल्कुल बड़ा है। इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स बात कर रहे हैं, इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स भी बड़ा है। और दूसरी चीज आपको और भी पैरामीटर्स को देखना होगा कि यदि हम बात करें कि जो हमारा कृषि का रकबा है वो लगभग 250 टाइम्स बढ़ा है पिछले 20 साल के अंदर। हमारी ही सरकारों ने बढ़ाया है। अगर बिजली के उत्पादन की बात करें तो हम तो आपने अपने पॉइंट रखा। गुलरेज साहब, आता हूं। सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कहा है? इस बजट से जो छत्तीसगढ़ की उम्मीदें थी क्या वो पूरी हुई, और जो आवंटन छत्तीसगढ़ को लेकर है योजनाओं के तहत क्या वो पूरा हुआ? एक बार जरा उनकी बाइट सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारत सरकार का वर्ष 2026-27 का आम बजट कर्तव्य भवन में पहली बार प्रस्तुत हुआ है, और देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर, और ये बजट विकसित भारत और सुनहरे भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसके लिए मैं समस्त छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। तो बजट से संतुष्ट है विष्णुदेव साय जी, और उन्होंने कहा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और छत्तीसगढ़ की जो जनता है, जो निवासी हैं, उनकी तरफ से भी आभार व्यक्त किया है। हम सीधे यहां पर अजय जी का यहां पर रुख करना चाहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय वोकली हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। अजय सर, अभी जो डिस्कशन चल रहा था ग्रोथ का, सरकार से केंद्र से आवंटन का, मध्य प्रदेश के विकास का, इसको आप किस पैरामीटर पर रखते हैं? क्या मध्य प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? जो आवंटन हुआ है वो पर्याप्त है? क्या मध्य प्रदेश अपने दम पर अपनी योजनाओं से उतना जनरेशन कर पा रहा है वेल्थ का कि वो मध्य प्रदेश को अलग दिशा में ले जाए? क्या मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर और उद्योग, इनको लेकर दोनों सही दिशा में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, या एक पलड़ा झुका हुआ है, एक पलड़ा बैठा हुआ है, उठा हुआ है? क्या आपका नजरिया है इस पूरे सिनेरियो को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश को कुल मिला के जो अनुदान केंद्र से मिलना 1,40,000 करोड़ का लगभग है वो। जहां तक सवाल कर्जे की बात है तो अभी 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर है। देखिए, सवाल ये है कि अगर विकास काम के लिए अगर कर्जा लिया जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आखिर ये
अगर लेकिन राज्य के अपने अपने जो सोर्सेज हैं, अपना राजस्व नहीं बढ़ रहा और सरकार अगर कर्जा लेती चली जा रही तो इसका मतलब बजट घाटे में है और सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। जी अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश को के लिए चिंताजनक स्थिति है। मध्य प्रदेश के रेवेन्यू जो राजस्व उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं जिस अनुपात में बढ़ने चाहिए। जी तीसरी बात, एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश ने काफी तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की का जो प्रगति है वो संतोषजनक नहीं है। तो ये जो असंतुलन है दोनों के बीच में, एक विसंगति है, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। नहीं तो केवल कर्ज ये देने जो की बात- संतोषजनक आपने कहा कि नहीं है, औद्योगिक जो विकास की स्थिति है वो संतोषजनक नहीं है, इसकी वजह क्या आप देखते हैं? क्या एग्जीक्यूशन में कहीं कोई कमी रह रही है? क्या योजनाओं को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जा पा रहा, या फिर जो निवेशक हैं वो आने में परहेज कर रहे हैं, उनको वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर नहीं मिल रहा है? क्या वजह आप इसकी देखते हैं? नहीं, मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले की तुलना में सुधरा है, लेकिन अभी भी उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं जहां पर दूसरे राज्य, जैसे जहां पे पहले इन्वेस्टमेंट जो उनके लिए प्राथमिकता में होते हैं, उसमें मध्य प्रदेश अभी भी नहीं है। हालांकि अभी इस सरकार ने रीजनल लेवल पर जो एक निवेश सम्मेलन आयोजित करके नई पहल की है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी एमओयू से मामला आगे ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि अगर जिस गति से वो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा है, जी तो लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जी, चलिए, आपने उद्योगों की बात की, आपने कृषि की बात की। अनिल जी का मैं यहां पे रुख करना चाहूंगा कि जब बात कृषि की आती है तो जो डायरेक्टली कृषि से जुड़े हुए लोग हैं वो उसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अनिल जी, कृषि की जो स्थिति है उसमें आप मध्य प्रदेश को कहां पाते हैं? और सिंचाई योजनाओं की बात हो, सड़क की बात हो, मंडियों की बात हो, खरीदी की बात हो, सब्सिडी की बात हो और समर्थन मूल्य की बात हो, ये तमाम ऐसे पहलू हैं किसान से जुड़े, कृषि से जुड़े, जिन पर सबका ध्यान रहता है। इस दिशा में आप क्या देखते हैं, कहां पर पाते हैं इस पूरे सिनेरियो में मध्य प्रदेश को? देखिए अमित जी, हम जब घोषणाएं होती तो किसान बड़ा खुश होता है। ऐसा नहीं कि हमें खुशी नहीं होती कि हमारा नाम लिया जाता है, हमारे लिए बजट लाया जाता है या बोला जाता है या सब्सिडी या कोई भी योजनाएं आती हैं तो धरातल पे बड़ी खुशी होती है। लेकिन वास्तविकता जब अधिकारियों की लापरवाही के लीजिए या जमीन पे जब योजनाएं लागू नहीं होती है और हमें कुछ हाथ नहीं लगता है, तब जाके बड़ी निराशा होती है। तो हम ये बोल रहे हैं आजादी के बाद से अभी तक इसी बजट की बात नहीं करेंगे। जी क्यों किसान इतना निराश है, क्यों फटेहाल घूम रहा है? ये जो व्यवस्थाएं हैं किसानों की, कब तक इस प्रकार से आत्महत्या करता रहेगा, क्यों सड़कों पे रहेगा? कोई भी आप देखेंगे कि नौकरी पेशा उद्योगपति रोड पे, सड़क पे धरना प्रदर्शन नहीं करते उतने जितने कि किसान समाज आज रोज हर कभी भाव के लिए करता है, कभी फसल नुकसानी के लिए करता है, कभी राहत राशि के लिए करता है। तो उसको एक मौका मिलना चाहिए कि फसल का अगर उसको जब तक भाव नहीं मिलेगा, उत्पादन कितना भी बढ़ा लीजिए, अगर लाभ नहीं मिलेगा तो फिर उस उत्पादन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम ये कह रहे हैं कि लाभ के लिए कुछ सोचिए कि इनके फसलों के भाव महंगाई दर से जोड़े जाएं। उद्योगपति जो क्या करते हैं, जैसे टमाटर सॉस बना रही है कंपनी या कुछ कच्चा माल लेकर के किसानों से अन्य प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो काफी महंगे होते हैं। हम कह रहे हैं उनको थोड़ा सस्ता कीजिए, उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए, वही पैसा थोड़ा किसानों की तरफ लौटा दे तो महंगाई भी नहीं बढ़ेगी और किसानों का भला भी हो जाएगा। लेकिन मंडियों के अंदर जब हम जाते हैं तो लूटते हैं, उस पर कोई कानून व्यवस्था नहीं। उस पर भी कानून व्यवस्था बनना चाहिए कि भाई एक जो है मॉडल रेट ये रहेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य ये रहेगा। अभी कभी भावांतर चलाया जाता है, कभी कुछ चलाया जाता है, तो सही मायने में हमें फसलों के भाव नहीं मिलते हैं, उस पे विचार करना चाहिए। अभी डीएपी यूरिया पे आपने देखेंगे सड़कों पे आना पड़ता है। तो ये जो रोजमर्रा की किसान जो है जमीन पे सड़क पे उतर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, उन बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जी, मैं जाता हूं कुलरेश जी के पास, उन्हीं की पार्टी की सरकार है इस समय प्रदेश में। कुलरेश साहब, आपने अनिल जी की चिंताएं सुनी और उनकी कंसर्न सुनी, और वो किसी पार्टी को इसके लिए दोष नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं, घोषणाएं बहुत हुई हैं, किसान घोषणाएं सुनकर खुश भी हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है जमीन पर उनका असर देखने की तो वहां पर निराशा हाथ लगती है। कई पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं, समर्थन मूल्य का पॉइंट उन्होंने बोला है, उन्होंने खरीदी की बात की है, उन्होंने जो कृषि उत्पाद हैं उनके भाव की बात की है। ये समस्याएं आज भी किसानों के सामने क्यों हैं? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि किसानों के सामने समस्याएं नहीं हैं, लेकिन भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। और अगर आप आज के ही बजटरी एलोकेशंस की तरफ आप नज़र उठाएंगे तो आप पाएंगे कि पिछली बार
लगभग 1,51,000 करोड़ रुपीस का बजटरी एलोकेशन था कृषि विकास के लिए। इसको बढ़ा के मोदी जी ने 1,62,000 करोड़ का किया है, मतलब 7% से ज्यादा, 7% से ज्यादा इसमें इजाफा हुआ है। वहीं आप देखिए कि टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम भी किया है, एआई से जोड़ने के लिए बजटरी एलोकेशन से। अगर फिशरी सेक्टर्स के लिए देखिए तो अमृत सरोवर के 500 अमृत सरोवर फिशरीज को प्रोत्साहन देने के लिए, मदद करने के लिए किया गया है। जो हमारी बहनें किसान हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए अलग अलग योजनाएं लाई हैं। कृषि, ये जो क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड है उसको एक्सपांशन करना और उसकी लिमिट बढ़ाने के लिए बजटरी एलोकेशन जिन योजनाओं की आप बात कह रहे हैं, जिन मदों को आप गिना रहे हैं, वो हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो पर्क्स के तौर पर देखना चाहिए। जो मुझे लगता है कि वो पर्क्स हैं, कि छोटे छोटे पर्क्स आपने दिए किसानों को, जो जाहिर सी बात है उनको सहायता करते हैं। लेकिन जब बात आती है खेती किसानी की, तो बात आती है खेत जोतने की, बात आती है बीज की, बात आती है खाद की, बात आती है किसान के इन्वेस्टमेंट की, बात आती है जब फसल पककर तैयार हो जाए उसकी खरीदी की, बात आती है कि उसको उसका उचित मूल्य मिला, उसकी लागत निकली, उसको प्रॉफिट मिला। ये बातें आती हैं सर। जो आप बात कह रहे हैं पर्क्स हैं, कि किसान सम्मान निधि आपने दिया, ये पर्क है। आपने महिला किसानों को कुछ दिया, ये पर्क है। ये मूल खेती किसानी से जुड़ा मुद्दा नहीं है। गुलरेज जी, जहां तक 1,62,000 करोड़ रुपए की बात है, उसको तो हम पर्क्स नहीं कह सकते। बहुत भारी भरकम हैवी जो है ये राशि सर वो पूरे देश के लिए है, पूरे देश में बटेगा, बिल्कुल बटेगा। हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। जब मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात आती है तो मध्य प्रदेश का एक प्लस पॉइंट आता है कि यहां डबल इंजन की सरकार है। तो देखिए, इसका एक सीधा हिसाब बता रहा हूं मैं कि ऑन एन एवरेज लगभग 7.5 पौने 8% जो है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा आता है के स्टेट्स के बजटरी एलोकेशंस में। तो अगर मैं ये बात कर रहा हूँ 1,62,000 करोड़ की कृषि के उसमें, तो इसमें भी लगभग 7-8% मध्य प्रदेश का हिस्सा आ जाएगा। तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कृषि के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना है, लेकिन सीधा हिसाब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कृषि के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लाई गई हैं, इससे कोई नकार नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं इंपैक्ट की। बात करते हैं अमित जी से। अमित जी, जो तमाम पॉइंट्स गुलरेज साहब ने गिनाए और जो तमाम पॉइंट्स अनिल यादव जी ने बोले, और ये सवाल पूछने से पहले मैं ये कह दूं कि अनिल यादव जी ने साफ कहा कि आजादी से लेकर अब तक जिस पार्टी की भी सरकार रही, इस पर उन्होंने एम्फेसिस किया है, जिस पार्टी की भी सरकार रही, जमीन पर बदलाव नहीं देखा। छुटपुट बदलाव हुआ लेकिन बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। जो समस्याएं आपके शासनकाल में थी वो समस्याएं आज भी हैं। देखिए, यादव जी ने जो कहा है, यूपीए की जब हमारी सरकार थी, इस देश की सबसे बड़ी किसानों की कर्ज माफ़ी जो है वो हमारी सरकार के समय हुई थी। यह आपको और हमको सबको याद है। दूसरी बात यह है कि पूर्व की सरकारों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्जा माफ़ हो गया, अडानी अंबानी का तो हो गया, लेकिन किसान को जो साल में एक बार यूरिया मिलता है वो यूरिया तक नहीं मिला, उसके बदले डंडे मिले। जो साल भर 24 घंटे शराब बिकती है उसकी कभी कोई कमी नहीं हुई, लेकिन यूरिया की कमी हो जाती है। दूसरी बात, हमारे आदरणीय अनिल गोविल जी ने जो कहा कि 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश के ऊपर, वो 2.5 लाख करोड़ नहीं है सर, 4,65,000 करोड़ है। एक मकान का बहुत अच्छा उदाहरण दिया था आप लोगों ने कि मकान बनाते हैं तो हम लोग कर्जा लेते हैं। सर, यदि 50 लाख का घर बना रहे हो आप, तो बैंक भी जो है वो 90% से ज्यादा जो है आपको कर्ज नहीं देती है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, 50 लाख का घर बनाने के लिए 200-300 करोड़ रुपए का कर्जा लिया जा रहा है। आप सोचिए, आपके बजट से ज्यादा कर्जा हो गया। चलिए, मैं आता हूं सर आपके पास। एक छोटी सी प्रतिक्रिया कपिल सर से। कपिल सर, तमाम पहलुओं को देखने के 10 सेकंड और 10 सेकंड में बात कंप्लीट कर लीजिए सर। एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेनी होगी मुझे। इतना कर्जा होने के बाद भी हमारे सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, हमारे हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, वो डबल इंजन नहीं, 6 मेडिकल कॉलेज की सरकार है, वहां पे साफ पानी तक नहीं दे मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। आपके जमाने में शालाओं जो कि क्या हाल हुआ करते, 600% का इजाफा हमने करके दिखाया है। शालाओं में 22% होती थी महिलाओं की जो संस्थागत प्रसव की दर, वो आज कितनी है? 96% से ऊपर की है। ये स्वास्थ्य का हमारे आंकड़े, क्या बात करते हो गुलरेज साहब? शुक्रिया गुलरेज साहब। अमित सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने पहले कहा था कि समय की समाप्ति हो रही है, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना होगा। तो बजट पेश हो चुका है, किसको क्या मिला है ये स्पष्ट हो चुका है, मध्य प्रदेश को क्या मिला ये भी हमने बताया, और आने वाले दिनों में तस्वीर थोड़ी सी और साफ होगी। बजट
भविष्य का बजट सरकार इसको कह रही है और विकास की दिशा में देश को आगे ले जाने वाला बजट सरकार इसको कह रही है। और यह कहा जा रहा है कि जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनको केंद्र में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है ताकि भारत एक वैश्विक पहचान के साथ, केवल ये नहीं कि जीडीपी के नंबर्स के साथ आगे बढ़े, लेकिन मजबूती के साथ एक भारत का जो ब्रांड है उस ब्रांडिंग के साथ आगे बढ़े। यही इस बजट का उद्देश्य सरकार कह रही है।